स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। कैसे हैं आप सब साथियों? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना? तो दोस्तों चालू करते हैं तार्किक चयन सिद्धांत। ठीक है ना? दोस्तों आप लोगों को मेरा क्विज अच्छा लगता है और जो मैं आप लोगों को आपका टेलीग्राम पे जो क्वेश्चंस देता हूँ वो अच्छे लगते हैं। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। ठीक है ना? तो दोस्तों मैं आप आज आपको तार्किक चयन का जो मैंने आपको क्विज दिया था उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना? आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किसका संबंध तार्किक चयन सिद्धांत से नहीं है? ठीक है ना? तो सबसे पहला किसका सिद्धांत तार्किक चयन सिद्धांत से नहीं है? आलोचन इसका है लियोटार्ड, एंथनी डाउन्स और विलियम निस्कैनन। तो ये जो लियोटार्ड है ना दोस्तों, ये आपका वो है उत्तर आधुनिकतावादी है ना? लियोटार्ड कौन है? ये उत्तर आधुनिकतावादी है। तो इसका संबंध जो है तार्किक चयन सिद्धांत से बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? अब यह असत्य कथन का हमें इसमें क्या करना है? असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है ना? तो इसमें क्या था, यह डाउन साइजिंग गवर्नमेंट की बात करता है। मतलब दोस्तों तार्किक चयन सिद्धांत जो है वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट मतलब डाउन साइजिंग गवर्नमेंट की बात करता है कि मतलब जो है कम होना चाहिए। ठीक है ना? गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर बेवजह के बेफालतू के आपने कर्मचारी भर रखे हैं। ठीक है ना? यह निजीकरण व बाजारवाद का समर्थन करता है। बिल्कुल दोस्तों ये सही है, ये निजीकरण की बात करता है और बाजारवाद का की का समर्थन करता है। यह कल्याणकारी राज्य का समर्थक है दोस्तों। तो ये क्या है? ये कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। तो दोस्तों नहीं, जहाँ डाउन साइजिंग की बात होगी, जहाँ निजीकरण की बात होगी, वहाँ कल्याणकारी राज्य का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? यह मनुष्य को स्वार्थ प्रेरित विवेकशील प्राणी मानता है। तो विवेकशील प्राणी कौन होते हैं दोस्तों? ये जो कॉन्सेप्ट है ये उदारवादियों का है। ठीक है ना? किनका है? उदारवादियों का है। और स्वार्थ से प्रेरित। ठीक है ना? मनुष्य को स्वार्थी मानते हैं और विवेकशील भी मानते हैं। ठीक है ना? तो ये कौन है? ये लोग हैं उदारवादी हैं। ठीक है ना? और ये जो कल्याणकारी राज्य के अगर मान लो आपने विवेकशील होगा तो कल्याणकारी कार्यों की जरूरत ही क्या है? ठीक है ना? तो ये जो है ना कल्याणकारी राज्य का समर्थक है। ये असत्य कथन है। किसके संदर्भ में? तार्किक चयन सिद्धांत के संदर्भ में। ठीक है ना? ये डाउन साइजिंग गवर्नमेंट की बात करता है, निजीकरण और बाजारवाद का समर्थन करता है, कल्याणकारी राज्य का समर्थन नहीं करता है और मनुष्य को स्वार्थ प्रेरित और विवेकशील मानता है। ठीक है ना? ये जो आपका ये जो तार्किक चयन सिद्धांत होंगे ना, इसके ज्यादातर जो समर्थक होंगे या ज्यादातर जो कॉन्सेप्ट होंगे वो उदारवाद के और आपके नकारात्मक स्वतंत्रता या औपचारिक स्वतंत्रता, औपचारिक न्याय, इनके आसपास होंगे। ठीक है ना? तो आपको इसमें अगर आप क्वेश्चन आएगा तो आप वैसे भी बड़े आसानी से कर लोगे। ठीक है ना? आधुनिक लोक चयन सिद्धांत का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये है डंकन ब्लैंक। ठीक है ना? इनको आपका क्या कहा जाता है? आपका आधुनिक लोक चयन सिद्धांत का पिता कहा जाता है। ठीक है ना? इसको समझ रहे हो, रट लो, जो भी कर लो। ये कुछ कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसको किरायाजीवी विरोधाभास का निम्न में से किसने किरायाजीवी विरोधाभास का सिद्धांत दिया? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किसने किरायाजीवी विरोधाभास का सिद्धांत दिया? तो ये है आपका गार्डन टुल्लाक। कौन है दोस्तों? गार्डन टुल्लाक जो है, इन्होंने क्या दिया है आपका विरोधाभासी किरायाजीवी विरोधाभास का सिद्धांत दिया है। ठीक है ना? ये कहते हैं कि किरायाजीवी वे व्यक्ति होते हैं जो बगैर नए धन का इन्वेस्ट किए ज्यादा धन कमाना चाहते हैं। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, मैं बता देता हूँ। किरायाजीवी का मतलब ये है कि गार्डन टुल्लाक कहते हैं कि भाई किरायाजीवी विरोधाभास के तहत किरायाजीवी वो व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं कि एक बार छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर उसके बाद बहुत लंबे समय तक पैसा कमाते हैं उससे। ठीक है ना? जैसे कि एक आदमी ने क्या बोलते हैं, कोई मकान बनाया। ठीक है ना? ठीक है? या एक मकान बनाया, उसमें 50 कमरे हैं।
एक आदमी ने एक मकान बनाया, उसमें 50 कमरे हैं, और उसमें उसने जो एक वन टाइम जो भी खर्च किया, उसके बाद वो 50 कमरों को किराए पे चढ़ा देता है और आराम से बैठ के कमाता रहता है। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, उसका कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं है, या है भी तो नाम मात्र का है, और वन टाइम की इन्वेस्टमेंट है और बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या है कि ये इसने एक बार इन्वेस्टमेंट किया और किराया अब वो वसूल रहा है। ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं किरायाजीवी विरोधाभास का सिद्धांत है। ठीक है ना। और क्या कहता है इसमें, भाई टुल्ला विरोधाभास क्या है इसके अंदर, कि जहां राजनीतिकों का समर्थन चाहने वाला व्यक्ति राजनेताओं को किराए पर लेता है, उन्हें चुनाव में 1 लाख रुपए चंदा देता, 1 या 2 लाख जो भी चंदा देता है, तब नेता जीत जाता है और वह व्यवसायी उससे करोड़ों रुपए कमाता है। अब मान लो जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर ही आप एग्जाम्पल ले लो, जितने भी राजनीतिक दल हैं, तो ये राजनीतिक दलों को चंदा कौन देते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी ये लोग देते हैं। ठीक है ना। तो अगर इन्होंने 2 4 5 10 लाख, एक आधा करोड़ चंदा दे दिया, लेकिन जब वो पार्टी जीत जाती है तो उससे क्या करते हैं, वो करोड़ों कमाते हैं। तो ये भी क्या है, ये राजनीतिक विरोधाभास है। ठीक है ना, क्या सॉरी, ये भी क्या है, ये आपका किराएजीवी विरोधाभास है। ठीक है ना, है ना। तो इसका तो सीधा सा हिसाब है, खर्चा कम कमाई ज्यादा। ठीक है ना, क्या खर्चा कम कमाई ज्यादा। उसने 50 लाख रुपए किसी पार्टी को दे दिए, और बाद में क्या हुआ कि 5 करोड़ रुपए कमा लिए, 10 करोड़ रुपए कमा लिए। तो इसी ये आपका टुल्लाक विरोधाभास का। ठीक है ना, टुल्लाक विरोधाभास भी कहा जाता है और किरायाजीवी विरोधाभास सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। मुफ्तखोरी की समस्या का कॉन्सेप्ट किसने दिया दोस्तों, तो अब ये जो है, ये क्या है, मुफ्तखोरी की समस्या का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो दोस्तों मुफ्तखोरी की समस्या का कॉन्सेप्ट जो है, वो मैनकर ऑल्सन ने दिया। किसने दिया दोस्तों, मैनकर ऑल्सन ने दिया। ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि समूह जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसमें मुफ्तखोर उतने ही ज्यादा होंगे। जितना बड़ा समूह होगा, व्यक्ति को उतना ही कम लाभ मिलेगा। ठीक है ना। कि भाई आपने आपने देखा होगा कि भाई आजकल, कि भाई सरकारी महकमे में आपने देखा होगा, है ना, कि वहाँ पे क्या होता है कि समूह बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, और वहाँ पे मुफ्तखोरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आदमी होते हैं, ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी उनको रख लिया जाता है, और वो मुफ्त के पैसे उड़ाते हैं सरकारी महकमे में, है ना। तो वो क्या हो गया, मुफ्तखोरी ही हो गई। ठीक है ना, मुफ्त का खा रहे हैं वो। ठीक है ना, कोई काम वाम करते नहीं है, सीट पे बैठ जाते हैं और फ्री फंड के पैसे खा पी के घर चले जाते हैं, है ना। तो वही है आपका मैनकर ऑल्सन ऑल्सन ने मुफ्तखोरी की समस्या का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है ना, कि भाई जितना ज्यादा बड़ा समूह होगा, उतने ही ज्यादा वहां पे मुफ्तखोर होंगे। ठीक है ना। अगर मान लो सपोज करो कि भाई एक 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 कोई बिजली का विभाग है, वहां पे सुबह से शाम तक 50 आदमी आते हैं बिजली का बिल जमा करने के लिए। ठीक है। और एक आदमी 25 आदमियों का बिल जमा कर सकता है। तो इस हिसाब से सिर्फ वहां पे 2 आदमियों की जरूरत है, बाकी 3 क्या है, वो मुफ्तखोर है। ठीक है ना, मुफ्त की खा रहे हैं वहां पे बैठ के। तो यही मुफ्तखोरी की समस्या का कॉन्सेप्ट है। स्व सेवा वफादारी नियम किसने दिया दोस्तों, किसने दिया स्व सेवा वफादारी, तो ये दिया है दोस्तों एंथनी डाउन्स ने दिया है। किसने दिया दोस्तों, एंथनी डाउन्स ने दिया है। तो एंथनी डाउन्स जो है उन्होंने दिया है एंथनी डाउन्स क्या कहते हैं, अपनी पुस्तक है इनकी एक, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है ना, एंथनी डाउन्स की पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है ये, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है ना। और उसके अंदर ही वो क्या कहते हैं दोस्तों, कि कहते उसी के अंतर्गत इन्होंने सब सेवा वफादारी का नियम दिया है, जिसका तात्पर्य है कि नौकरशाह जो होते हैं ना, अ, कि जो नौकरशाही होते हैं ना, जो कर्मचारी होते हैं नौकरशाही, जो सरकारी विभागों में काम करते हैं, वो जो है वो जनता के प्रति वफादार नहीं होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, जनता की सेवा करने के लिए नहीं, वफादार नहीं है वो तो सिर्फ अपने संगठन और अपने लिए वो है, अपनी सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है ना। क्या है कि सेवा वफादारी नियम क्या है, कि इसकी ये अपनी पुस्तक द इनसाइड ब्यूरोक्रेसी के अंदर एंथनी डाउन्स कहते हैं कि भाई जो नौकरशाही है ना, वो अपने लिए और अपने संगठन की सेवा करने के लिए है। ठीक है ना। और अपने संगठन और अपने पद प्रति उत्तरदायी हैं, और अपने संगठन के प्रति वफादार हैं,
जनता से तो कुछ लेना देना नहीं, भाड़ में जाए, कल मरती हो आज मर जाए, ठीक है ना। तो ये कहा है, ये बहुत बढ़िया वाक्य कहा है एंथनी डाउन्स ने, मुझे तो बिल्कुल सही लगता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन किसकी सिफारिश पर सरकारी तंत्र का आकार घटाया दोस्तों, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया है, विलियम निक्स निस निस्केनन, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। अब तक तो ये अथक रीगनवाद क्या है, ठीक है ना। तो अब ये है कि भाई रोनाल्ड रीगन ने किसकी सिफारिश पर सरकारी तंत्र का आकार घटाया, तो विलियम निक्सन थे। इन्होंने नहीं क्या किया था कि इन्होंने ही आपका ये आपका इन्होंने ही कहा था कि भाई क्या करना चाहिए कि सरकारी तंत्र का आकार घटा देना चाहिए, निजीकरण और बाजारवाद का इनको बढ़ावा देना चाहिए, ये नहीं कहा था। रोल बैक द स्टेट को अपनाने के लिए कहा था इन्होंने, विलियम निक्सन ने। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विलियम निक्सन की सिफारिश क्या क्या थी, तो आपको याद रखना है कि सरकारी तंत्र का आकार घटाना, निजीकरण करना, बाजारवाद को बढ़ावा देना, रोल बैक द स्टेट को अपनाना, ठीक है ना। तो ये चार चीजें इन्होंने कही थी, ठीक है ना। तो ये भी बात याद रख लेना आप लोग। किसने लोक चयन सिद्धांत को रोमांस के बिना राजनीति कहा है दोस्तों, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई किसने किसने लोक चयन, ये तो जेम्स बुकनन जो है, बुकानन जेम्स बुकानन ने जो है आपका इसको क्या कहा है कि आपका रोमांस के बिना राजनीतिक सिद्धांत कहा है, ठीक है ना। जेम्स जेम्स बुकानन ने, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप याद रखना, इन्होंने ही क्या कहा था। ये क्या थे, ये मुक्त बाजार व मिनिमल राज्य के पक्षधर थे, मतलब कम राज छोटे राज कम उसके राज्य के, ठीक है ना। जहाँ पे कर्मचारी वगैरह कम हो, ठीक है ना, और सारे काम बाजार के सिद्धांत के हिसाब से हो, ठीक है ना। असत्य कथन का चयन करना है सार्वजनिक हितों, अब ये इसके संदर्भ में है आपका, ठीक है ना। सार्वजनिक हितों को महत्व दिया जाता है, लाभ लागत व लाभ के आधार पर निर्णय लिया जाता है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है भाई। उपयोगिता को अधिकतम करना चाहते हैं, ये भी बात सही है। राजनीतिक व्यवहार आर्थिक व्यवहार के तुल्य है, ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ए होगा दोस्तों, क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये इसका होगा आपका अ, ये ए, सार्वजनिक हितों को महत्व दिया जाता है, नहीं दोस्तों, सार्वजनिक हितों को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ निजी हितों को महत्व दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उदारवाद, नकारात्मक स्वतंत्रता और औपचारिक न्याय, इसके आसपास घूमता है ये सारा का सारा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि सार्वजनिक हितों को महत्व दिया जाता है, नहीं दोस्तों, सार्वजनिक हितों को महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ निजी हितों को महत्व दिया जाता है। तो एक और बार देख लेते हैं, असत्य कथन का फिर चयन करना है, व्यक्ति राजनीतिक प्रक्रिया में केंद्रीय अभिनेता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता, उदारवाद और आपका औपचारिक न्याय के आसपास घूमता है। तो इन इन सब चीजों में क्या होता है, व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया में केंद्रीय अभिनेता है, बिल्कुल सही है, सही सही कथन है ये नौकरशाही का समर्थन करता है, ठीक है ना। तो ये औपचारिक ये औपचारिक आपका ये क्या करता है, ये जो है ये नौकरशाही का समर्थन करता है, नहीं दोस्तों, ये नौकरशाही का समर्थन नहीं करता है। ये क्या करना चाहता है, ये तो आकार कम करने की बात कर रहा है ना। क्या कर रहा है, ये आकार कम करने की बात कर रहा है, नौकरशाही का आकार कम करने की बात कर रहा है, मिनिमम उस पर मिनिमम राज्य का कॉन्सेप्ट दे रहा है। और क्या कह रहा है कि क्या बोलते हैं, बाजार के अनुसार, ठीक है ना। बाजार अगर 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 मान लो क्या बोलते हैं, कहीं पे 50 बिल जमा हो रहे हैं और 25 एक आदमी 25 बिल जमा करता है, तो वहां पे 2 आदमी को रखेगा ये, ठीक है ना। लेकिन कभी 75 होने लग जाएंगे, ठीक है ना, बाजार से अगर 75 लोग आगे बिल जमा करवाने के लिए, तो 3 कर लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है, ये नौकरशाही का समर्थन करता है, नहीं, ये नौकरशाही का समर्थन नहीं करता है। औपचारिक संस्थावाद उपागम का विरोधी सिद्धांत है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये विकल्प की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, हाँ ये भी बात सही है। ये क्या चाहता है कि बहुत सारे विकल्प हो, लोगों के पास क्या हो, बहुत सारे विकल्प हों, ठीक है ना। तो ये बात ये कहता है, ठीक है ना। तो एक बार हम ये शायद हमारा खत्म हो गया, एक बार हम चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। हाँ तो दोस्तों सारे क्वेश्चन सही हैं। तो इस तरह से आपको मैंने ये समझाने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, है ना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे हैं, तो अगर आप इनको अगर कहीं आपके पास बुक हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास ना भी हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आप लोगों को नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर सकता हूँ।
तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, फिर मिलते हैं।